आगे हम ट्रांसफार्मर में मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को समझते हैं। यानी कि अभी तक हमने समझा था कि ट्रांसफार्मर की कोर पर हम प्राइमरी पर एक वाइंडिंग लगाते थे और एक वाइंडिंग हम सेकेंडरी पर इस्तेमाल करते थे। अब हम उसी कोर पर अगर 3 वाइंडिंग लपेट दें तो किस हिसाब से हम वोल्टेज करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब नॉर्मली हम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से करते थे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से करते थे, लेकिन अब क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे ये चीज़ हमें देखनी पड़ी। मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से अभी तक हमारे पास 4 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन 2002 में आया था, उसके अगले साल 2 क्वेश्चन आए हमारे 2003 में। ठीक उसके 12 साल बाद 2015 में हमारा अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिला। लेकिन जो 2015 में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला वो आसान था 2003 और 2002 वाले क्वेश्चन से। यानी कि अगर 2003 और 2002 वाला जो क्वेश्चन अगर हमें उसके कॉन्सेप्ट्स पता है तो हम बड़ी आसानी से 2015 वाला क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 12 साल बाद आ रहा है मतलब गेट एक अनटच टॉपिक को भी छूता है जो 10 से 15 साल पहले पूछा गया है, उससे अब क्वेश्चन बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है। बात करें मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तो ये बड़ा आसान टॉपिक है। अगर आपने ये चारों क्वेश्चंस बड़े बारीकी से समझ लिए तो आप कौन सा भी क्वेश्चन मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पर कर सकते हो। तो मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो गेट 2002 में आया था उसमें हमारे पास 3 वाइंडिंग दी गई। पहली वाइंडिंग का 400 वोल्टेज दिया गया है, दूसरी वाइंडिंग के 200 वोल्टेज दिया गया है और तीसरी वाइंडिंग का 200 वोल्टेज दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि एक अगर टर्चरी वाइंडिंग पर हम वोल्टमीटर लगा देते हैं, टर्चरी वाइंडिंग के एक पॉइंट पर वोल्टमीटर कनेक्ट किया है और दूसरा पॉइंट हमारा वोल्टमीटर का हमने प्राइमरी वाइंडिंग के एक छोर पर कनेक्ट किया गया है, तो ये वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें डॉट का मतलब पता होना चाहिए और देन आप कैसे केवीएल लगा रहे हो इस बात पर इसका आंसर डिपेंड करता है। बस आप डॉट का मतलब जानिए और केवीएल लगाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग पर 400 वोल्ट है, दूसरी वाइंडिंग पर 200 है, तीसरी वाइंडिंग पर 200 वोल्टेज है, अब डॉट हमें इसकी पोलरिटी शो करेगा। ये जो वोल्टेज हमें दिया हुआ है इसकी पोलरिटी क्या है, ये काम हमारा डॉट शो करेगा। यानी कि जहां डॉट लगा हुआ है वो हमारी पॉजिटिव पोलरिटी होगी। 400 वोल्ट हमारी प्राइमरी पर, यानी कि डॉट ऊपर पॉजिटिव और उसका नीचे वाला भाग हमारा नेगेटिव रहेगा। दूसरी वाइंडिंग में डॉट पॉजिटिव 200 वोल्ट, तीसरी वाइंडिंग में डॉट हमारा नीचे, इसलिए नीचे पॉजिटिव 200 वोल्ट। अगर आपको पोलरिटी पता चल चुकी है वोल्टेज की तो बस आप केवीएल लगा दीजिए, आपको वोल्ट मीटर के क्रॉस कितना वोल्टेज है पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हमें केवीएल लगाते वक्त ये गलती नहीं करनी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को हम ऐड कर देते हैं, उसमें से -200 कर देते हैं, यानी कि 400 + 200 - 200, 400 हमारा वोल्ट मीटर रीड करेगा, जो कि हमें ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा। हमें यहाँ पर बाकायदा पूरे सर्किट में केवीएल लगाना है। अगर आप डायरेक्टली इस सर्किट में केवीएल नहीं लगा सकते तो आप इसका एक सर्किट बना लीजिए पहले। यानी कि ये सर्किट डायग्राम मैंने बना लिया है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी जो 400 वोल्ट है, ये डॉट है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव। अब आगे यहाँ पर 4 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इसलिए मैं अब पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर डॉट 200 वोल्ट, ये नेगेटिव। सेकेंडरी का नेगेटिव कनेक्टेड है हमारी टर्चरी वाइंडिंग के पॉजिटिव से, पॉजिटिव 200 वोल्ट, ये नेगेटिव। अब बस आप केवीएल लगा दीजिए। अगर मैं यहाँ पर इसकी पोलरिटी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अब मैं केवीएल लगाता हूँ। V + 400 - 200 -200 = 0। तो मुझे टोटल जो हमारा वोल्ट मीटर नापेगा वो 0 वोल्ट नापेगा। यानी कि सारी वाइंडिंग आप मतलब सारी जो वोल्टेज है वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होने वाले वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा 0 वोल्ट हमें मिलेगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हम अगले वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2015 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 3 वाइंडिंग दी गई है, पहली, दूसरी एंड तीसरी। तीनों वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हमें 100, 50, 50 दिए गए हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट को हमें नेग्लेक्ट करना है और दूसरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट हमारा 2 एंगल 30 डिग्री है, तीसरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने वाला हमारा 2 एंगल 150 डिग्री एम्पियर है। तो हमें प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो होगा ये बताना। मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को हमें नेग्लेक्ट करने का बोला है, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग
में जो करंट फ्लो होता है उसका काम होता है कि वो हमारा फ्लक्स जनरेट करे। उस फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मिनिमम हमें नो लोड करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो नो लोड करंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक इंडक्टिव ब्रांच से शो करते हैं। जो इंडक्टिव ब्रांच हमारी प्राइमरी की कोर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे करंट के ड्रॉप को ये शो कर पाए कि इस वाइंडिंग में हमारा एक आई नो लोड करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमें इस करंट को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला, इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और नेग्लेक्ट करने के बाद हम I1 की वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पर हमें I2 दिया गया है 2 एंगल 30 डिग्री, I3 दिया गया है हमें 2 एंगल 150 डिग्री। अब पहले 2 एंगल 30 डिग्री और 2 एंगल 150 डिग्री का क्या मतलब है? ये हमारी जो टर्म है, अगर मैथमेटिक्स के टर्म में हम देखें तो ये एक इमेजनरी और रियल क्वांटिटी का समअप है, यानी कि 2 एंगल 30 डिग्री। अगर इसे मुझे मैथमेटिक्स के टर्म में लिखना है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक हमारा रियल एक्सिस है R, एक हमारा इमेजनरी एक्सिस है I, और 2 यूनिट की उसके ऊपर एक लाइन है, 2 यूनिट की हमारी एक लाइन है 2 यूनिट, जो कि हमारे रियल एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है। अगर इस लाइन का मुझे रियल कंपोनेंट देखना है और मैग्नेटिक कंपोनेंट देखना है और दोनों का समअप करूं तो मैं 2 एंगल 30 डिग्री उसे लिख सकता हूं। इसका रियल कंपोनेंट होगा हमारा 2 कोस 30 डिग्री प्लस जे या आई 2 साइन 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में अगर इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है, दूसरा मीनिंग अगर हम वोल्टेज को अगर रेफरेंस मान रहे हैं तो 30 डिग्री हमारा करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से, यानी कि जो हमने लोड कनेक्ट किया है वो कैपेसिटिव लोड है, तभी हमारा वोल्टेज करंट के मुकाबले पीछे चल रहा। अगर यही हमारा इंडक्टिव लोड होता तो हमारा वोल्टेज आगे चलता और हमारा करंट पीछे चलता, यानी कि जो एंगल हमें अभी पॉजिटिव नज़र आ रहा है यही एंगल हमें नेगेटिव नज़र आता अगर ये इंडक्टर होता। मतलब कि जो हमारा वोल्टेज यहाँ पर सेकेंडरी साइड पर और टर्चरी वाइंडिंग पर हमने जो लोड कनेक्ट किया होगा वो हमारा कैपेसिटिव लोड होगा। अब आते हैं हमारे हम मेन क्वेश्चन पर। हमें I2 और I3 ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू दी गई है। अब हमें बतानी है कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो होगा। इस क्वेश्चन में मेनली हमसे गलती ये होती है कि हम डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के अनुसार ही हमारे करंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं, जो कि हमारा निकालना गलत होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपको इसी जगह वोल्टेज दे दूं, यानी कि मैं आपको बोल देता हूं कि हमारी सेकेंडरी साइड पर 50 वोल्ट है और टर्चरी वाइंडिंग में हमारी 50 वोल्ट है, तो आप बताइए कि प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा कितना वोल्टेज होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का हमारे नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, तीसरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हमें 50 दिए गए और प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हमें 100, यानी कि दोनों वाइंडिंग से डबल दिए गए हैं, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो 100 वोल्ट, यानी कि दोनों वाइंडिंग में जितना वोल्टेज है उसके डबल हमें मिलेगा। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा हम करंट के साथ नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं I1 मुझे निकालना है तो मैं I1 अपॉन I2, जैसा मैं दो वाइंडिंग जब मेरे ट्रांसफार्मर में लपेटी होती थी तब मैं I1 अपॉन I2 N2 अपॉन N1 कहता था। I2 की वैल्यू मुझे दी गई है 2 एंगल 30 डिग्री, 2 एंगल 30 डिग्री। N1 की वैल्यू मुझे दी गई 100 अपॉन 50। N2 की वैल्यू मुझे 50 दी गई है और N1 की वैल्यू मुझे 100 दी गई है, ये 100, यानी कि मेरा I1 निकल कर आया 1 एंगल 30 डिग्री। लेकिन ये मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा या करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन में भी नहीं दिया। दूसरा, अगर मैं तीसरी ब्रांच से N1 अपॉन N3 इक्वल टू I3 अपॉन I1 करूं, उससे मेरा I1 निकल कर आएगा 1 एंगल 150 डिग्री। मतलब दोनों में से फिर कौन सा सही है? इसलिए हमें ये समझ में आती है बात है कि ये जो हम कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो लेकर, इससे हम करंट नहीं निकाल सकते। हाँ, हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन हम वोल्टेज क्यों निकाल सकते हैं और करंट क्यों नहीं निकाल सकते, इस बात का प्रूव हमें देती है दो इक्वेशन, एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन और पावर बैलेंस इक्वेशन। यानी कि अगर हमारी I1 में करंट हमें निकालना है और I2 में करंट फ्लो हो रहा है 1 एंगल 30 डिग्री, I3 में हमारा करंट फ्लो हो रहा है 1 एंगल 150 डिग्री, और दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स हमें 50 दिए हैं, N1 के हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 100, और हमें निकालना है I1 का करंट। और हमें निकालना है प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट। तो यहाँ पर दो इक्वेशन की सहायता लेंगे। पहली इक्वेशन हमारी पावर बैलेंस इक्वेशन, जो हमें कहती है कि जितनी पावर हमारी प्राइमरी साइड पर जनरेट होगी वही पावर का इस्तेमाल हम सेकेंडरी साइड पर करेंगे और उसी पावर का इस्तेमाल हम टर्चरी वाइंडिंग पर करेंगे। यानी कि प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर प्लस टर्चरी पावर।
प्राइमरी की पावर हमारी I1 इंटू V1, सेकेंडरी की पावर I2 इंटू V2 और तीसरी वाइंडिंग की पावर हमारी I3 इंटू V3। दोनों का सम भी हमारी प्राइमरी का पावर होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ पावर हमेशा लागू होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर तो हमारा ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है, और इसी से हम I1 अपॉन I2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 और V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 जब दो वाइंडिंग रहती थी तब हम इससे डायरेक्टली निकालते थे। वो तो बाद में हम ऐसा समझने लग गए, ताकि हम डायरेक्टली करने लग गए, नंबर ऑफ रेशोज के हिसाब से करंट को डिवाइड करने लग गए और वोल्टेज को भी डिवाइड करने लग गए। लेकिन जो उसकी मेन जहां से वो निकला है वो पावर बैलेंस इक्वेशन से निकला है, दोनों इक्वेशन हमारी। अब बात आती है हमारी एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन की। यहाँ पर हमारे एक ही कोर में फ्लक्स फ्लो हो रहा है, और वही फ्लक्स जिम्मेदार है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट डेवलप कराने के लिए और तीसरी वाइंडिंग में भी करंट डेवलप कराने के लिए। यानी कि जितना एमएमएफ हमारी प्राइमरी वाइंडिंग देगी वही हमारा दूसरी और तीसरी वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर हम एमएमएफ बैलेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरी इक्वेशन हमारी प्राइमरी का एमएमएफ हमारा I1 इंटू N1, सेकेंडरी का I2 इंटू N2 और टर्चरी वाइंडिंग का एमएमएफ हमारा I3 इंटू N3। एमएमएफ यानी कि ये हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स से जो एक वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उस वायर में से मैग्नेटिक फ्लुएंस कैसे निकलती है उसका जिम्मेदार होता है हमारा एमएमएफ। जितना ज़्यादा हमारा एमएमएफ होगा उतना ज़्यादा उस वायर में से फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लुएंस निकलेगी। अब मैं पहली वाली इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकालता हूँ। I2 दूसरी वाली इक्वेशन से मैं भी I1 की वैल्यू निकालता हूँ। दोनों इक्वेशन से मैंने I1 की वैल्यू निकाली। I1 यानी कि दोनों इक्वेशन में हमारा LHS इक्वल है, तो इससे मैं RHS कंपेयर करूंगा। यानी कि मैं I2 से अगर I2 को कंपेयर करूं तो इनके कोफिशिएंट्स को मैं इक्वल लिख सकता हूं। कोफिशिएंट हमारे होंगे V2 अपॉन V1 दोनों के कोफिशिएंट को जब मैं इक्वल करता हूं तो मुझे समझ आता है कि जो हमारे वोल्टेज का रेशो है वो एग्जैक्ट रेशो है हमारे नंबर ऑफ टर्न्स का। यानी कि V3 अपॉन V1 में लिख सकता हूँ N3 अपॉन N1 और V2 अपॉन V1 में लिख सकता हूँ N2 अपॉन N1। लेकिन मैं यही सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता मेरे करंट के साथ, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो पूरी इक्वेशन I1 और I2 के रिस्पेक्ट में नहीं निकल के आ रही है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स की मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकता। अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी जब हमें बाकी सारी चीज़ें दी गई है तो या तो मैं पावर बैलेंस का इस्तेमाल करूंगा या मैं एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। अब हमारे मेन क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारे मेन क्वेश्चन में हमें I2 दिया है, I3 दिया है, N2 N1 N2 दिया है, N1 दिया है और N3 भी दिया है। अब सारी इक्वेशन को हम एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हमारी I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारी एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन है वो एक फेजर एडिशन वाली क्वांटिटी, यानी कि जिसमें हम I2 और I3 पुट करेंगे वो एंगल के साथ पुट होकर उसका एंगल के साथ कैलकुलेशन होगा। हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की वैल्यू वहां पर नहीं पुट कर सकते। इसलिए जो I2 और I3 हमारी फेजर क्वांटिटीज हैं। अब वन एंगल 30 डिग्री को और वन एंगल 150 डिग्री को मैं रियल और इमेजिनरी क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 1 cos 30 डिग्री प्लस J sin 30 डिग्री। उसी प्रकार मेरा 1 cos 150 डिग्री हो जाएगा प्लस J cos या J sin 150 डिग्री। cos 30 डिग्री और cos 150 डिग्री √3/2 होता है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। 150 डिग्री हमारा माइनस √3/2 होता है, cos 30 डिग्री हमारा √3/2 होता है। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 150 डिग्री भी हाफ होता है। यानी कि जब दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। जो हमारा मेन जो करंट सेकेंडरी और तीसरी वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाला है 1 एंगल 30 डिग्री नहीं है, 2 एंगल 30 डिग्री है। यानी कि
दूसरी और तीसरी वाइंडिंग में 2 एंगल 30 डिग्री, 2 एंगल 150 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 2 एंगल और 2 से 2 हमारा कैंसिल होकर ये 2 हमारा नहीं आएगा। इस हिसाब से मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा तो j साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 180 डिग्री हाफ, यानी कि मेरा I1 की वैल्यू निकल कर आएगी j, जिसे मैं एंगल के टर्म्स में लिखूं तो I एंगल 90 डिग्री। एंगल के टर्म्स में कैसे कि tan इनवर्स इमेजिनरी क्वांटिटी का कोफिशिएंट अपॉन रियल क्वांटिटी का कोफिशिएंट। इमेजिनरी क्वांटिटी है हमारी j, उसका कोफिशिएंट है 1, हमें रियल क्वांटिटी तो है नहीं इसलिए 0, और tan इनवर्स 1/0 यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी, जिसका एंगल हमें निकल कर आता है 90 डिग्री। तो हमारे I1 की वैल्यू है 1 एंगल 90 डिग्री, यानी कि j, जो कि हम ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन समझे उनसे सबसे अच्छा क्वेश्चन। अभी तक जितना भी मल्टी वाइंडिंग में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे एक साथ में लगने वाले हैं। इसमें हमारे पास 3 वाइंडिंग हमें दी गई, जिनके नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो हमें दिए गए हैं 4:2:1। एक रजिस्टर कनेक्ट किया है हमने सेकेंडरी वाइंडिंग पर 10 ओम का, और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जिसका रिएक्टेंस हमें दिया है 2.5, वो तीसरी वाइंडिंग पर हमने कनेक्ट किया। सप्लाई वोल्टेज हमें 400 वोल्ट दिया गया है। अब हमें प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है, उसका फेजर बताना है। अभी तक हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये बात समझी थी कि अगर हमें दूसरी वाइंडिंग और तीसरी वाइंडिंग में बहता हुआ करंट दिया हो तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हमें करंट निकालना है तो हमें डायरेक्टली हम उसे टर्न्स रेशो के हिसाब से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। हाँ, हम वोल्टेज का जरूर उसी हिसाब से निकाल सकते हैं, मतलब टर्न्स रेशो के हिसाब से हम डायरेक्टली वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन हम यही हमारे करंट के साथ नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हमें दूसरी और तीसरी वाइंडिंग में डायरेक्टली करंट नहीं दिया है। अब हमें इस ब्रांच का करंट निकालना पड़ेगा। दोनों वाइंडिंग्स में पहले हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसमें करंट निकालेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने हमें कैपेसिटर दिया है जो तीसरी वाइंडिंग में कनेक्टेड, उसका डायरेक्टली उन्होंने रिएक्टेंस दिया है 2.5 ओम। उसमें उन्होंने इमेजिनरी क्वांटिटी का एडअप नहीं किया, यानी कि 2.5 ओम को हम डायरेक्टली रिएक्टेंस नहीं लिख सकते कैपेसिटेंस का, इसे हमें लिखना होगा 2.5/j ओम। अगर यही हमारा इंडक्टेंस होता, अगर कैपेसिटेंस की जगह वो हमें बोलते कि तीसरी वाइंडिंग में एक इंडक्टर कनेक्टेड है तो 2.5 j ओम हम कनेक्ट करते। ये कैपेसिटेंस में j अपॉन में क्यों आया, इंडक्टेंस में j साथ में क्यों आया, इसका ये लॉजिक है कि जब इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं, जब कैपेसिटिव ब्रांच में, इंडक्टिव ब्रांच में, तो इंडक्टिव ब्रांच में हमारा करंट 90 डिग्री लेग करता है, वहीं कैपेसिटिव ब्रांच में हमारा करंट 90 डिग्री आगे चलता है। बस इसी बात को शो करने के लिए हम यहाँ पर j वाली क्वांटिटी को शो करते हैं। अब हम दूसरी और तीसरी ब्रांच का वोल्टेज निकाल लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो हमें दिए हैं 4:2:1। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा 400 वोल्ट है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें मिलेगा 200 वोल्ट। वहीं तीसरी वाइंडिंग में हमें इसका आधा यानी कि 100 वोल्ट थर्ड वाइंडिंग में हमारा इंड्यूस्ड होगा। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ की पोलरिटी किस साइड होगी। इस क्वेश्चन में हमसे पोलरिटी भी पूछ सकते थे, यानी कि प्राइमरी साइड में करंट हमारा जहां से एंटर कर रहा है वो हमारा डॉट हो जाएगा। इस करंट के कारण हमारा फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगा। फ्लक्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड कर्ल रूल से देख सकते हैं कि फिंगर्स की डायरेक्शन में बहता हुआ करंट और थंब की डायरेक्शन में फ्लक्स, यानी कि फिंगर्स की डायरेक्शन में हमारा करंट, ऊपर जाता हुआ हमारा फ्लक्स। अब इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए हमारी सेकेंडरी और टर्चरी वाइंडिंग एक फ्लक्स जनरेट करेगी। उस फ्लक्स को जनरेट करने के लिए इन दोनों ब्रांचेस में करंट फ्लो होगा। वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ताकि हमारे मेन फ्लक्स के अपोजिशन में वो एक फ्लक्स जनरेट कर पाए। दूसरी वाइंडिंग को फ्लक्स जनरेट करना है ऊपर की डायरेक्शन में। ऊपर की डायरेक्शन में इसे फ्लक्स जनरेट करने के लिए हमें करंट राइट हैंड कर्ल रूल से मैं देखूं तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में मुझे फ्लक्स बहाना है तो करंट हमारा इस साइड, यानी कि बाहर निकलता हुआ करंट अगर मैं दूसरी वाइंडिंग में फ्लो करवाऊं तो मेरा फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। थर्ड वाइंडिंग में एक अपोजिट फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा, यानी कि अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में इस वायर में फ्लो होगा, अगर इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हुआ तो हमारा मेन फ्लक्स की डायरेक्शन में ही फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। इसलिए हमें
थर्ड वाइंडिंग में जो करंट है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से घुसता हुआ करंट हमें नजर आएगा, यानी कि इसका डॉट हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग के डॉट से अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये हुई डॉट कन्वेंशन की बात। दूसरी वाइंडिंग में हमें वोल्टेज पता चल चुका है 200 वोल्ट, तीसरी वाइंडिंग का वोल्टेज है हमारा 100 वोल्ट। दूसरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू रहेगी 200/10 यानी कि 20 एम्पियर। वहीं तीसरी वाइंडिंग में 100/2.5 ओम/जे यानी कि जे हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि हमारी तीसरी वाइंडिंग में हमें करंट मिलेगा J40 एम्पियर। दोनों ब्रांच का हमें अब करंट मिल चुका है, हम बड़ी आसानी से प्राइमरी वाइंडिंग का करंट निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन में हमें हमेशा करंट का फेजर एडिशन होगा, यानी कि करंट की हमें फेजर एंगल के साथ वैल्यूज पुट करनी है। करंट की वैल्यू हमें एंगल के साथ पुट करनी है, यानी कि अब मैं एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। ये हमें I1 मिल चुका, I2 और नंबर ऑफ टर्न्स के रेशोज के टर्म्स में, हेंस I1 फेजर इक्वल टू I2 N2/N1 के रेशो में दिया गया N2 2 N1 4, यानी कि I2 हमें कितना है, I2 हमारा 20 एम्पियर, N2 मतलब 2, N1 मतलब 4, प्लस I3 यानी कि 40 J, N3 1 N1 4, मतलब मेरा I1 निकल कर आया है, ये हो गया हमारा 10 प्लस J10 एम्पियर, मतलब 10 प्लस J10 हमारा करंट इस वाइंडिंग में फ्लो होगा। अब हमें एक बात का यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर ये करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है हमारे मेन करंट के, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि जब हम यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा दें, यानी कि हम यहाँ पर नेगेटिव साइन से शो करना चाहें कि हमारे करंट में, जो हमारी वाइंडिंग में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना। क्योंकि आप बात समझिए, हमने एमएमएफ बैलेंस लगाया, इसका ये अर्थ है कि जो प्राइमरी में हमारा एमएमएफ बना, वो एमएमएफ का अपोज करने के लिए हम दो एमएमएफ बनाएंगे, सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब ये दोनों मिलकर हमारे प्राइमरी के एमएमएफ के बराबर रहने चाहिए। अब ये दोनों ब्रांच में इसी हिसाब से ही करंट फ्लो होगा कि वो अपोज करे हमारे एमएमएफ को। तो अब उस करंट को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें शो नहीं करना है। जो इक्वेशन बनी है, मतलब कि प्राइमरी का एमएमएफ लिख दीजिए और दोनों दूसरी साइड पर हम जितनी भी वाइंडिंग्स हैं उन सारी वाइंडिंग्स का एमएमएफ एडिशन होगा, वो हमारी प्राइमरी के एमएमएफ का हमेशा बराबर। अगला क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के हमें रेशोज दिए गए हैं, दूसरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट दिया है और तीसरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट दिया है। बस यहाँ पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज दी है हमें कि पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर का अगर हमें मतलब पता है कि इस पावर फैक्टर से हम एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन में क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि हमें दूसरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट दिया है यहाँ पर 50 एम्पियर और लेगिंग करंट दिया है 50 एम्पियर विथ पावर फैक्टर 0.8, यानी कि दूसरी वाइंडिंग में फ्लो होगा हमारा 50 एम्पियर विथ लेगिंग पावर फैक्टर, यानी कि कोस इनवर्स 0.8, और हमें दिया गया है लेगिंग, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस साइन। उसी प्रकार से हमें तीसरी वाइंडिंग में 60 एम्पियर फ्लो हो रहा है, लेगिंग पावर फैक्टर यानी कि माइनस कोस इनवर्स 0.6। नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो हमें दिए गए हैं 24, यानी कि 24 और 1। अब यहाँ पर अगर हम पावर फैक्टर की जो हमें ये दिए गए पावर फैक्टर्स दोनों वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट्स के, इस पावर फैक्टर से हमें एंगल निकालना है उस वोल्टेज को रेफरेंस मानकर, यानी कि अगर हमें कोस इनवर्स 0.8 दिया है, इसका ये अर्थ है कि हमारा इतना कोस इनवर्स 0.8 डिग्री हमारा करंट लीड या लेग करेगा, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि लेगिंग करंट है, यानी कि इतना हमारे सेकेंडरी वाले वोल्टेज से लेग करेगा करंट। तो कोस इनवर्स 0.8 हमारा होता है 36.86 डिग्री, यानी कि इतना डिग्री हमारा सेकेंडरी का करंट लेग करेगा हमारे उस सेकेंड में सेट होने वाले ईएमएफ से। वहीं तीसरी वाइंडिंग में 53.13 डिग्री, वहीं तीसरी वाइंडिंग का हमारा 53.13 डिग्री लेग करेगा हमारे तीसरी वाइंडिंग में सेट होने वाले ईएमएफ से। अब हमें एंगल्स मिल चुके हैं, अब हम हमारे एमएमएफ की इक्वेशन में इन
वैल्यूज को पुट कर देंगे और बड़ी आसानी से हमारी I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि हमारी एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन होगी I2 की वैल्यू है हमारी 50 एंगल -36.86 डिग्री, N2 अपॉन N1 के रेशो में दिए गए N2 यानी कि 4, N1 यानी कि 20, 4/20 प्लस I3 की वैल्यू हमारी 60 एंगल -53.13 डिग्री, N3 अपॉन N1 यानी कि 1/20। ये सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे I1 मिलेगा। I1 इज इक्वल टू 12.9 एंगल 49.59 डिग्री एम्पियर। यानी कि हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में इतना करंट फ्लो होगा। कई बुक्स में डायरेक्ट मतलब जो मेडिजी की बुक है उसमें इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के हिसाब से ही उन्होंने I1 की वैल्यू निकाली, जो कि गलत है। हमें ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है, फिर जाकर हमें I1 निकालना है, यानी कि एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन का हमें I1 निकालने के लिए यूज़ करना है। ये बाद में पूरे चारों सॉल्यूशन मतलब जो 3 से 4 जो क्वेश्चंस किए हमने, इसमें मैं 5 से 10 बार बोल चुका हूँ। मतलब हमें करंट निकालते वक्त हमेशा एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है।